बीच विकास का रुख करेंगे। विकास, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का बयान आया है एक सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, एक तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने 1913 में अफ्रीका में अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी, और अब लगभग 100 साल 110 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अफ्रीका कर्ज में डूबा हुआ है, उसको, जो अशिक्षा में डूबा हुआ है, उसको बचाने की शुरुआत कर चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ये एक इतिहास को समेटते हुए भावुकता के साथ दिया गया बयान है। जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी ने और भारत ने अपनी पहल पर करके और G20 में उसको शामिल कराया है, तो ये कह सकते हैं कि जिस अत्याचार अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपनी आवाज उठाई थी, और आज तक हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के और जो अफ्रीका है उसके तमाम देश उन अत्याचारों से और शोषण से निजात नहीं पाए हैं, और उसी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया है। और यूं कहें कि गांधी के अनुयायी प्रधानमंत्री मोदी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अपनी आवाज बुलंद करके की थी। और G20 में जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था और जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आमंत्रित किया, उनके अध्यक्ष को, कि अपने स्थान पर आकर वो ग्रहण करें, तो एक नए इतिहास को वो लिख दिया और एक नई शुरुआत उसने कर दी। तो अब उम्मीद तो ये जरूर की जा सकती है कि अफ्रीका को लेकर के बाकी दुनिया की जो नीति रही है, अफ्रीका को लेकर चीन की जो अभी तक नीति रही है, भारत की नीति तो हमेशा अफ्रीका के साथ साफ रही है, उसमें कहीं कोई घालमेल और मिलावट कभी नजर नहीं आई, क्योंकि अफ्रीकन देशों के हितों की रक्षा की बात भारत हमेशा से करता रहा है। और अब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये मामला आया और इतने बड़े संगठन में जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, तो इससे और भी साफ हो गया कि भारत की नीयत में कभी अफ्रीका को लेकर के कोई खोट नहीं था और भारत वाकई में शुभचिंतक था। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से जिस परंपरा की शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी ने जिस अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए थे, प्रधानमंत्री मोदी अब अपने प्रयासों से उसको और मजबूत करके ठीक कर देना शायद चाहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास भी। संजीव श्रीवास्तव सर भी लगातार जुड़े हुए। संजीव सर, देखिए, एक सवाल ये था, जिस कॉरिडोर का हम जिक्र कर रहे थे, वो कॉरिडोर किस तरह से भारत को फायदा पहुंचाएगा और किस तरह से ये चीन को एक जवाब है, ये जानना भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ये ऐसा मत समझिए आप कि ये 10 साल का वक्त लग जाएगा इसे बनने में, मतलब ये बहुत जल्द बनकर तैयार होगा, ये बात भी कही गई है। देखिए, भारत अपनी जो विदेश नीति कंडक्ट कर रहा है, ये जो नया भारत है, उसमें हम एक्ट ईस्ट की तो बात करते ही हैं, हम एक्ट वेस्ट की भी बात करते हैं। और इस एक्ट वेस्ट की जो हमारी जो नीति है, उसमें हम मिडिल ईस्ट के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में भी भारत का जो रणनीतिक प्रभाव है वो बढ़ रहा है, चाहे वो I2U2 का इनिशिएटिव हो, जिसमें कि भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE हैं, और अभी ये जो इनिशिएटिव कनेक्टिविटी का लिया जा रहा है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरबिया और UAE हैं। इससे ये जो कॉरिडोर बनेगा, तो इससे जाहिर है कि हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो कनेक्ट है वो और अधिक गहरा होगा। वहां पर जो हमारा विशाल डायस्पोरा है उसको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। और जाहिर है कि ये चाइना का जो एक औपनिवेशिक इंपीरियलिस्टिक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक बहुत बड़ा काउंटर है। और जैसा कि मधुरेंद्र जी ने कहा कि चाइना के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो जाहिर है कि चाइना को एक बहुत ही करारा जवाब दिया गया है, एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया है। जिस तरह की साजिशें चाइना अपने BRI के माध्यम से रच रहा है, वो राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स को वो कंडक्ट कर रहा है, उसके जवाब में एक जिम्मेदारी भरी जो कनेक्टिविटी से संबंधित जो योजना है, एक इनिशिएटिव है, उसको लॉन्च किया गया है। तो मुझे लगता है कि चाइना को भी एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है कि विश्व के जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो चाइना की औपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करेंगे और उसके जवाब में वो अपने इनिशिएटिव्स को लेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी तरीके के सिमिलर इनिशिएटिव्स और भी आने वाले समय में लिए जाएंगे, जिसमें कि अफ्रीका के राष्ट्रों को भी कनेक्ट करने की बात कही जाएगी। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को कैसे उन्हें और अधिक से अधिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको हेल्प किया जाए, उसके लिए भी अनेक ऐसे कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। पहले ही हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, चाहे वो ब्लू डॉट इनिशिएटिव हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, इसके माध्यम से भी अनेक ऐसे परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो हमारे मिडिल ईस्ट के कनेक्ट को गहरा करेगा और चाइना के BRI को एक, उसने जैसा कि मैंने कहा, एक करारा जवाब दिया है।
इसका एक बड़ा लाभ भारत को होगा कारोबार के लिहाज से भी। आज G20 के बड़े नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है। 5 तस्वीरें खुशबू इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो वर्ल्ड बैंक के या फिर जो पीएम है बांग्लादेश की, वो भी मौजूद रही, और तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो तमाम चीफ हैं, वो आते जा रहे हैं। और पीएम यहाँ पर खादी से बना हुआ एक खास शॉल जो है वो उड़ा रहे हैं और कुछ बता भी रहे हैं। जो बैकडोर में जो तस्वीरें हैं उसको भी बयां करते हुए तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो चीफ है, उनको करते हुए नजर आए पीएम। बिल्कुल, तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट में बापू को नमन करने के लिए। हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत मंडपम से, जहां आपसे थोड़ी ही देर में एक और सेशन की शुरुआत होनी है। आमिर, सेशन का थीम है वन फ्यूचर। वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं संभावित जिन पर चर्चा होगी इस सेशन में? देखिए, वन फ्यूचर का मुद्दा सीधे तौर पर जो पृथ्वी है उसको बचाना है। हमारा जो पोल्यूशन, प्रदूषण है, और उसको किस तरह से टैकल करना है पूरे विश्व भर में। और दूसरा ये कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, यहां तक कि 2050 तक का हमारा अगला इनिशिएटिव क्या होगा। ऐसे तमाम मुद्दों को वन फ्यूचर में रखा जाएगा। और वन फ्यूचर खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के फोकस है। और जिस तरह से आपने देखा अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, और जिस तरह से तमाम देशों ने आगे बढ़ करके भारत का हाथ थामा है अल्टरनेट फ्यूल को लेकर के, बायोफ्यूल को लेकर के, उस पर जो है जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो फ्यूचर किस तरह से बेहतर करना है, एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब को किस तरह से बेहतर जिंदगी देनी है, ये सारी चर्चाएं होंगी इसमें। और तमाम तरह के समझौते भी हो सकते हैं, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो एग्रीमेंट कल भी जो जिस तरह से तमाम देश एक साथ एक मंच पर आए हैं, खासतौर पे जो नया कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए ऐसे तमाम बड़े कंट्रीज हैं, और एक कॉरिडोर बनाने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो आगे भारत की तस्वीर को बयां करेगा। क्योंकि भारत लगातार इकोनॉमिक क्षेत्र में सबसे आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना की बात अभी हम कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे चाइना की बात। चाइना इस समय जो उसका डेफिसिट है, खासतौर पे उसके विश्वास को लेकर के बहुत ज्यादा डेफिसिट हुआ, उसको अब भारत जो है वो मुकम्मल कर रहा है। तमाम देशों की नजरें इस समय भारत के ऊपर है, उसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर के हैं। यही बात है कि तमाम देश भारत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देख रहे हैं, और भारत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि क्वालिटी और विश्वास, सब चीजें इस समय भारत के पास हैं। वो चीज डिलीवर कर रहा है भारत, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो ये जो कॉरिडोर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो तमाम तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को भारत ने एक तरह से, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिएगा थोड़ा तस्वीरें भी अगर वो दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि किस तरीके की हलचल, किस तरीके की तैयारियां। लेकिन आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स पर बात होगी, कल बायोफ्यूल पर समझौता हुआ है, उसका क्या कुछ मतलब होगा हम भारतवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं?